करते हैं और हमारे साथ कोठारी साहब मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा उनको प्लीज़ ज़रा। और आपने नंबर्स को सुना सर, मतलब बजट के नंबर्स को समझ लिया। अब नाउ वी हैव अ क्लियर मैंडेट ऑन आरबीआई पॉलिसी एज वेल। अब एक चीज़ ये है कि जो ग्लोबल मार्केट्स की पोजिशनिंग, एफआईएस की पोजीशन को देखते हुए ये बात तो क्लियरली विजिबल है कि दे आर सेलर्स एट हायर लेवल्स। अभी भी ये कहना कि 22,800 पे 23,000 पे हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लिया है कोठारी साहब, ये मुश्किल लग रहा है। आपका व्यू क्या है? क्या अभी कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस या फिर कंसोलिडेशन चलने की संभावना ज़्यादा लग रही है आपको? वीरेंद्र जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कोई भी निवेश करते वक्त इन्वेस्टर को या फंड मैनेजर जो भी स्टॉक लेते हैं कि हमारी डाउनसाइड कितनी है। देखो, अपसाइड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो 3 4 5 साल में कंपाउंडिंग रिटर्न्स आना ही है, वो सबको पता है। डाउनसाइड कितनी है, तो डाउनसाइड के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या वैल्यूएशन पे हम ये इंडियन इक्विटी मार्केट आज ट्रेड कर रही है और क्या वो वैल्यूएशन एवरेज के ऊपर है कि नीचे है। तो अगर आप लास्ट 10 साल का एवरेज पी देखेंगे तो 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे करंटली अवर करंट वैल्यूएशन पी इज लेसर देन लास्ट 10 years एवरेज वैल्यूएशन. So the entry point is in your favor. The margin of safety is in your favor. We all have been waiting for the correction from last 3 months. And finally the good correction is already came. बहुत सारी कंपनीज 20, 25, 30, 35% डाउन है। अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूं, अच्छी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। सो द इवेंट फॉर विच वी हैव बीन वेटिंग इट इज ऑलरेडी हैपेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अनसर्टेनिटी रिलेटेड जो है, जैसे कि बजट में काफी एक फियर होता था कि बजट में क्या होएगा, तो बजट इज बीन प्रोग्रेसिव, बजट इज बीन ग्रोथ ओरिएंटेड। एक दूसरा फियर था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या होएगा, तो उनका भी फर्स्ट 10-15 डेज में जो भी नेगेटिव अनाउंसमेंट आना था, बहुत सारी चीज अनाउंस हो चुकी है। So I think from here, it is a more of a worst is pricing in. Most of the bad news are already priced in. Can market go down another 5% is always possible, but you cannot time it to its perfection, correct? So I think it's a very good entry point if you ask my personal view. एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन में अगले 3-4-5 साल का अगर ये इन्वेस्टर का व्यू है तो ये बहुत ही एक अच्छी एंट्री पॉइंट रहेगी और बाजार में अभी निवेश करना चाहिए। राजेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया सर। अभी फिलहाल आपने कहा कि बहुत सारे स्टॉक्स अभी डाउन है और अभी अच्छा वक्त है एंट्री करने के लिए। तो ऐसा बड़ा तबका है सर जो ये चाह रहा है कि अभी बाजार में एंट्री करें, तो कौन से स्टॉक या इनफैक्ट सेक्टर अभी आपको अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे अभी एंट्री की जा सकती है? So, सबसे फर्स्ट सेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल जो बजट से बेनिफिशियरी भी है वो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरीज है। यहाँ पे 2 व्हीलर्स देखिए या कार प्लेयर देखिए या ऑटो एंसिलरीज देखिए, जिसको कभी भी ज्यादा बेनिफिट होता है, जहां पे ऑटो एंसिलरी की कंटेंट पर व्हीकल इज इंप्रूविंग, तो ऑटो एंसिलरी लुक्स वेरी गुड। सेकंड इज अ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसके अंदर पूरा हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स हम दोनों इस पे कंबाइन करते हैं, तो जहां पे ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर FY26 एज वेल एज फॉर FY27। तो नेक्स्ट 2 साल फॉर CDMO प्लेयर्स, जैसे फार्मा में भी बहुत सारे मल्टीपल सेगमेंट होती है, तो CDMO players are likely to do very well. 3-4 domestic pharma companies where growth is going to be higher than the market growth, that is likely to do well. 2 or 3 very big hospitals where the expansion जहां पे bed capacity हो रही है, that looks very good to us. So pharmaceutical, healthcare, ये second space अच्छी लग रही है। Third segment is the banking and finance, जहां पे again the interest rate cut has already been announced. Growth oriented government budget with fiscal deficit under control और उसके साथ आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कट, ये अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बैंकिंग के लिए इट इज अ वेरी गुड बजट एंड वेरी गुड आरबीआई पॉलिसी। विद इन बैंकिंग, हाउसिंग एंड फाइनेंस बहुत एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ 18 से 20% आपको अर्निंग्स ग्रोथ मिल सकता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस इज द थर्ड सेगमेंट। एंड फोर्थ सेगमेंट ऑफ कोर्स इज द कैपेक्स। कैपेक्स में बजट के बाद एक ऐसा एक व्हाट आई वुड से परसेप्शन हो गया है कि बजट में कैपेक्स की प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन कभी भी जब भी हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो देयर आर ऑलवेज विनर्स एंड देयर आर लूजर्स। सो जो विनर्स है, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट की PLI स्कीम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जहां पे ग्रोथ एक्सेलरेशन कंटिन्यू है, दैट्स वेयर वी नीड टू फोकस अपॉन। रोड इज अ सेगमेंट वेयर फॉर एग्जाम्पल हमारे पोर्टफोलियो में तो हमारे पास एक भी रोड कंपनी थी नहीं पिछले 5 सालों में, तो यहाँ पे रोड में कैपेक्स अभी म्यूटेड हो रहा है, बाउंड टू बी, क्योंकि काफी सारा खर्चा रोड में गवर्नमेंट ने कर चुकी है पिछले 6, 7, 8, 10 साल में। तो देयर आर पॉकेट्स वेयर देयर इज नॉट गोइंग टू बी बिग ग्रोथ विद इन टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर,
and there are pockets where we are still going to have a काफी एक अच्छा growth रहेगा. So one needs to be selective in the capex space. So that's basically the how in from the sector perspective ये basically sectors है जहाँ पे हम positive. अच्छा राजेश जी, ये जो सबसे ज़्यादा हैमर्ड स्पेस है, जिनमें सबसे ज़्यादा पेन था, एफआईएस की अनवाइंडिंग हुई थी, कैश की सेलिंग हुई थी, उसमें एक रियल एस्टेट भी है और रियल एस्टेट एंसिलरी भी है. अब रियल एस्टेट में आप तर्क ये दे सकते हैं कि वट एवर वेल्थ यू क्रिएट इन, आई थिंक इक्विटी मार्केट इट जनरली चेज रियल एस्टेट एज वेल. बट रियल एस्टेट एंसिलरी, वहाँ भी प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर हुआ. उसके कुछ कारण भी थे. वहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव था, फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स एंड और भी सारी चीज़ें थी. अभी यहाँ पे आप लोगों ने कुछ बाइंग करी है किन लेवल्स पे? So real estate ancillaries में there are few consumer companies, जैसे for example wire and cable एक segment है, एक pipe segment है, एक tiles segment है, एक plywood segment है और एक paint segment है. तो लास्ट करीब काफी टाइम से we have a zero exposure to paint segment, zero exposure to pipe segment and many more such micro segments. वायर एंड केबल एक ऐसा स्पेस है जहां पे हमें लग रहा है कि अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल इज गोइंग टू बी हायर, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स, वो भी एक ग्रोथ ट्रिगर है. और रियल एस्टेट में टिपिकली 2 साल के बाद जो एक होता है पहले रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन, तो पहले रियल एस्टेट सेक्टर में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन जब भी आपको आपके घर मिलता है तो उसको T+2 ईयर्स, 2-3 साल के बाद आपको पोजीशन मिलता है, तो तभी एक्चुअली वायर एंड केबल का डिमांड चालू होता है. तो ये बेसिकली मार्च 2020 के बाद सितंबर 2020 से रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन बढ़ने चालू हुए. तो उसका जो एक्चुअल जो वायर एंड केबल ऑफटेक है या पूरे बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट की जो ऑफटेक है वो अभी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के बाद आना चालू हुई. तो हमें लग रहा है कि FY26 एंड FY27 likely to be very big beneficiary for the real estate ancillary play. So selectively we are identified 1 or 2 companies and उसमें हमारा exposure. बिल्कुल सर. मीनवाइल बाजार की बात करें तो निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है. एक अपमूव तो आया है, 23,572 के लेवल पर फिलहाल निफ्टी देखने को मिल रहा है. लेकिन राजेश जी, आरबीआई पॉलिसी आज हमने देखा 25 बेसिस पॉइंट की कटौती मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था, उसी के अनुसार हुआ, लेकिन एक अग्रेसिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद वो देखने को नहीं मिला. साथ ही मुनाफा वसूली देखने को मिली. बैंक निफ्टी में देखिए प्रेशर देखने को ज़्यादा मिल रहा है, और देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स में ज़्यादा दबाव है. HDFC बैंक पर मेरा सवाल है सर, इसमें कब स्ट्रेंथ नज़र आ रही है आपको? साथ ही क्या आपके पोर्टफोलियो में या फिर आप एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं अभी फिलहाल? So currently हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वी आर होल्डिंग द नेम. सो प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर, क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक अभी बात कर रहे हैं. सो हमें लग रहा है कि अगले प्रोबेबली 1 or 2 क्वार्टर्स के अंदर द पेन ऑफ जो मर्जर का जो पेन था दैट विल गेट ओवर एंड बैंक विल कम बैक ऑन ग्रोथ फ्रॉम द 2Q और 3Q ऑनवर्ड्स. बट द वैल्यूएशंस आर रीजनेबल. इट इज ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी. 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन देखोगे तो राइट नाउ इट इज एट very very reasonable valuation compared to its own 10 years history. Bank is going to do well. It will come back on growth. आपको डबल डिजिट जो NII ग्रोथ है, जो बैंक पहले बहुत सालों तक बैंकों ने डिलीवर किया, लेकिन पिछले 2-3 सालों में बिकॉज ऑफ द मर्जर रिलेटेड इश्यू कहीं पे वो जाके ग्रोथ स्लो हो गया था. सो वी हैव बीन वेरी लो वेटेज अर्लियर, लेकिन पिछले 2-3 महीने से वी हैव बीन इंक्रीजिंग आवर वेटेज इन दिस नेम. सो करंटली वी आर होल्डिंग दिस नेम, and with a long term good prospect, I think stock should do well.